आज मैं एक अमेरिकी डॉक्यू ड्रामा फिल्म फ्रंट ऑफ द क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। 12 साल के ब्रैड कोहेन को टॉरेट सिंड्रोम है। इस बीमारी की वजह से वह अजीब आवाजें करता है, अचानक झटके मारता है और चिल्लाता है। ये सब काम उसके बस में नहीं होते, लेकिन मिसौरी के एक छोटे से शहर में ज्यादातर लोग ब्रैड की इस अनोखी बीमारी से अनजान हैं। वो उस पर यकीन नहीं करते जब वह कहता है कि वह अपनी टिक्स झटकों को रोक नहीं सकता। यहां तक कि उसका पिता नॉर्मन भी सोचता है कि उसका बेटा बस परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। ब्रैड के क्लासमेट्स अक्सर उसे परेशान करते थे और टीचर्स कोई मदद नहीं करते थे। टिक तब शुरू हुआ था जब उसकी उम्र 6 साल की थी, लगभग उसी वक्त जब ब्रैड के पेरेंट्स का तलाक हो रहा था। तब से उसकी मां उसे कई डॉक्टर के पास ले गई है, जिनमें से सभी ने उसके टिक को डिप्रेशन से जोड़ा है, इसलिए असली वजह कभी पता नहीं चली। लोग अभी भी सोचते हैं कि वो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। ब्रैड का अकेला दोस्त उसका छोटा भाई जेफ है, हालांकि वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ब्रैड को लगता है कि जेफ ही उसका सच्चा दोस्त है। उनका पिता नॉर्मन दूसरे शहर में रहता है और कभी कभी ही उनसे मिलने आता है। वह जेफ से जुड़ा रहता है, लेकिन ब्रैड उसके लिए हमेशा थोड़ी शर्मिंदगी का कारण रहा है। वह अक्सर ब्रैड को चिल्लाना और ज्यादा हिलना डुलना बंद करने के लिए डांटता रहता है। पिता का उस पर भरोसा न होना ब्रैड को असफल महसूस कराता है। वही ब्रैड की मां एलेन हमेशा अपने बेटे का समर्थन करती आई है। वह उस पर विश्वास करती है जब ब्रैड कहता है कि ये लड़कियां उसके बस की बात नहीं है। एलेन को उसके दोस्त और रिश्तेदारों द्वारा तरह तरह की बेतुकी बातें सुझाए जाने से तकलीफ होती है। अपने बच्चे को अनुशासित करने के तरीके ढूंढना मुश्किल है, हालांकि वह ब्रैड पर भरोसा करती है। 2 बच्चों वाली अकेली मां के लिए, जिनमें से एक लगातार चिल्लाता रहता है, ये सब बहुत थकाने वाला होता है। एक दिन वह ब्रैड को शहर के एक नए थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। उस आदमी ने ब्रैड से उसके माता पिता के तलाक के बारे में पूछा और इसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ा। ब्रैड ने बस कहा कि उसे उस घटना के बारे में ज्यादा याद नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ब्रैड इन असर को नकार रहा है, जो शायद उसके टिक्स के कारण हो सकता है। उसे फिर से गलत तरीके से निदान किया गया और बताया गया, असर खुद को अनुशासित करने पर ही चले जाएंगे। नॉर्मन को तभी ब्रैड का पिता होने पर गर्व होता है जब ब्रैड मैदान में बेसबॉल खेलता है। हर कोई शोर मचाता है और हिलडुल करता है, जिससे ब्रैड को लगता है कि यही उसकी असली जगह है। लेकिन हर मैच के बाद नॉर्मन अपने बेटे को तुरंत घर ले जाता है ताकि दूसरे पिताओं के सामने खुद की बेइज्जती न हो। कभी कभी लगातार हिलने डुलने और झटकों की वजह से नॉर्मन अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और अक्सर ब्रैड पर चिल्ला देता है। ये नहीं समझते कि ब्रैड उन्हें रोक नहीं सकता। ब्रैड आमतौर पर अच्छे नंबर लाता है और पढ़ाई में तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी करनी होती है तो उसका ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तनाव में उसके टिक्स और भी ज्यादा हो जाते हैं और वो काबू से बाहर हो जाते हैं। एक दिन उसकी साइंस टीचर उसे 100वीं बार उसी वजह से प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। प्रिंसिपल उसकी मां को बुलाता है और आखिरी मौका देने को तैयार हो जाता है कि बराड अपनी शरारती हरकतें बंद करे। एलेन जोर देती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल उसे एक खराब पेरेंट कहता है क्योंकि वो बराड के बुरे व्यवहार के लिए बहाने बना रही है। सबकी शिकायतों से परेशान होकर उसकी बेटी एलिन खुद ही उसके लक्षणों का असली कारण पता लगाने की ठान लेती है। वह उन बीमारियों पर खूब रिसर्च करती है जिनमें लोग चीखते और झटके मारते हैं। आखिरकार उसे एलेक्स सिंड्रोम का पता चलता है। ब्रैड के पास अब ये साबित करने का तरीका होता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा या शरारती नहीं है। उसकी थेरेपिस्ट को भी इस खोज के बारे में बताया जाता है और वह एलिन की मेहनत की तारीफ करती है। लेकिन जब एलिन जानती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो खुशी कुछ पल में ही खत्म हो जाती है। उसका बेटा इसके साथ ही जिंदगी जीना सीखना होगा। खर्राटे, झटके और उससे मिलने वाली ध्यान की वजह से भी सबसे ज्यादा दुखी ब्रैड की हालत जानकर उसका पिता नॉर्मन होता है। उसे बहुत गिल्ट होता है कि उसने कभी अपने बेटे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी इसमें है कि बच्चा शायद अच्छा भविष्य नहीं पा सके, भले ही इलाज नामुमकिन हो। एलेन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह अपने बच्चे को टॉरेट सिंड्रोम के साथ जीना सिखाए। एक दिन वह उसे ऐसे ही लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप में ले जाती है जिनके पास भी वही सिंड्रोम होता है। उनसे मिलना ब्रैड के लिए होना था ताकि
अच्छा महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उल्टा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद को दूसरों की नजरों से देख रहा है और उसे वो नजारा पसंद नहीं आता। ऊपर से उसे पता चलता है कि उस कमरे में मौजूद हर कोई अपनी जिंदगी से हार चुका है। बच्चे घर पर पढ़ाई करते हैं और बड़े लोग घर से काम करते हैं। ब्रैड के लिए ये अनुभव बहुत बुरा था, लेकिन ये उसी दिन उसकी जिंदगी का मोड़ भी बन गया। उस दिन से उसने ठाना कि वो सपोर्ट ग्रुप के लोगों जैसा नहीं बनेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी अलग पहचान बनाएगा और SPS कभी भी उसकी विकलांगता उसे पीछे नहीं रख पाई। भले ही उसने 7वीं कक्षा में स्कूल बदला हो, लोग उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते रहे। ज्यादा बदलाव नहीं आया। टीचर्स उसे हमेशा प्रिंसिपल के पास भेजते और क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते। ये सब तब तक चलता रहा जब तक प्रिंसिपल को ब्रैड की हालत का पता नहीं चला और उन्होंने स्कूल के प्रोग्राम में उसे स्टेज पर बुलाया। ब्रैड से कहा गया कि वो अपनी सिंड्रोम के बारे में ऑडियंस को समझाए और बताए कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। इस बात को जानकर कि ब्रैड सच में खुद भी उन आवाजों को रोक नहीं पाता, लोगों ने इस पर उसके प्रति थोड़ा ज्यादा सहानुभूति दिखाओ। उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो जो सिद्धांत बन जाता है वो एक ऐसा शिक्षक होता है जो उसके सबसे बड़े समस्या को आसानी से और सरलता से हल करता है। इससे ब्रैड को एहसास होता है कि वह भी भविष्य में उसके जैसा ही एक शिक्षक बनना चाहता है। समय तेजी से बीतता है और ब्रैड जल्द ही एक हैंडसम जवान आदमी बन जाता है। उसके पास शिक्षा में बैचलर डिप्लोमा होता है। वह अटलांटा चला जाता है और एक रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट लेता है। उम्मीद करता है कि उसे टीचिंग जॉब मिल जाएगी। स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अधिकारी उसकी योग्यता से प्रभावित होते हैं। हालांकि उसे शक है कि टॉरेट्स वाले किसी के लिए पढ़ाना सही प्रोफेशन होगा या नहीं। सिर्फ वो नहीं, ब्रैड के ज्यादातर जानने वाले भी उसके प्रोफेशन के चुनाव को लेकर ऐसा ही सोचते हैं। वो उनकी चिंताओं को कुछ हद तक समझता है, लेकिन दिल से जानता है कि उसे पढ़ाने के लिए ही पैदा किया गया है। अगले दिन ही वो अपनी पहली जॉब इंटरव्यू में जाता है। उसके टिक्स इंटरव्यूअर को साफ नजर आते हैं, लेकिन उसे अपनी हालत समझाने में न तो शर्म आती है और न ही कोई दिक्कत। वो ये भी पक्का करता है कि उसके टिक्स पर खुलकर बात हो सकती है। छात्रों से चर्चा करने को कहा जाता है और इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला मन ही मन संतुष्ट नहीं होता। अंत में उसे वेट लिस्ट कर दिया जाता है। अगला इंटरव्यू और उसके बाद वाला इंटरव्यू भी कुछ ऐसा ही होता है। वह कई तरीके अपनाता है, जैसे पूरे इंटरव्यू में अपनी आदतों के बारे में बात करना या पूरी तरह से अनदेखा कर देना, लेकिन कोई भी तरीका उसे नौकरी नहीं दिला पाता। अपने मन को उलझनों से मुक्त करने के लिए उसका रूममेट उसे एक ब्लाइंड डेट पर ले जाता है। वह बार में एक लड़की से मिलता है और उसे तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। समस्या तब होती है जब उनके आसपास के लोग ब्रैड की आदतों की वजह से लोग उसे घूरते रहते हैं। रात के अंत तक उसकी डेट उससे साथ दिखने में साफ असहज महसूस करती है। पता चलता है कि ब्रैड कभी किसी औरत के साथ दूसरी डेट पर नहीं जा पाया। फिर भी उसे उम्मीद है कि एक दिन उसे कोई ऐसी मिलेगी जो उसकी आदतों के बावजूद उसे समझेगी। ब्रैड के पिता अटलांटा में एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाते हैं और ब्रैड को तब तक पैसे देने को तैयार हैं जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन ब्रैड नॉर्मन से मदद लेना नहीं चाहता। वो आदमी अभी भी सोचता है कि ब्रैड शिक्षक बनकर टिक नहीं पाएगा, बस उसने अभी सही स्कूल नहीं ढूंढा है। 26वें इंटरव्यू के लिए वह एक प्राथमिक स्कूल जाता है। वहां के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पहले से ही टॉरेट सिंड्रोम के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ब्रैड को कभी भी असहज महसूस नहीं कराते। इंटरव्यू 2 घंटे चला और अब तक का सबसे बढ़िया इंटरव्यू था। ब्रैड ने अब तक उम्मीदें कम कर ली थीं, फिर भी वो नौकरी पाने की इच्छा रोक नहीं पाया। अगले दिन उसे दूसरे ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया गया। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हुआ। भले ही उसके पास क्लास की तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन थे, उसे समय की कोई परवाह नहीं थी और वो आखिरकार पढ़ाने को लेकर बहुत उत्साहित था। उसके साथी टीचर्स ने उसका स्वागत किया और पहली बार उसके लिए क्लासरूम सेटअप में मदद की। ब्रैड के लिए ये एक नया अनुभव था। रात को जो लोग उसके टिक्स के लिए उसे जज नहीं करते वो उसे मिलते हैं। वो अपनी माँ को कॉल करता है, जो उससे दबाव डालती है कि वो किसी लड़की से डेट पर जाए। ब्रैड उसकी सलाह मानता है और एक टिंडर डेट नैन्सी से मिलता है। अगले दिन दोनों तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।
लेकिन ब्रैड को लगता है कि पहली डेट के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जैसा हमेशा होता आया है। मजेदार डेट के बाद वे बस एक साधारण अलविदा कहकर अलग हो जाते हैं। बाद में ब्रैड को नैन्सी का एक ईमेल मिलता है जिसमें वो उसकी म्यूजिक टेस्ट की तारीफ करती है। ब्रैड बात समझ जाता है और नैन्सी को दूसरी डेट पर बुलाता है। अगला दिन उसका टीचर बनने का पहला दिन होता है। शुरू में बच्चे SP उसके टिक्स पर हंसते हैं, लेकिन फिर वह उन्हें बताता है कि टोरेट सिंड्रोम क्या होता है और ये लोगों के साथ क्या करता है। यहां तक कि दूसरी कक्षा के बच्चे भी समझने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ब्रैड आवाजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वे उससे कई सवाल पूछते हैं, जिनका वह खुशी खुशी जवाब देता है। दिन के अंत तक बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, लेकिन जब इनके माता पिता बच्चों को लेने आते हैं तो वे नए टीचर को पसंद नहीं करते। ब्रैड ये महसूस करता है, लेकिन वह भरोसा रखता है कि जब वे उसे जानेंगे तो उन्हें भी वह अच्छा लगेगा। पहले भी इस बीच वो नैन्सी से डेटिंग करता रहता है और पहली बार सच में प्यार में पड़ने लगता है। नैन्सी उसकी आदतों की परवाह नहीं करती और उसे उसकी शख्सियत के लिए पसंद करती है। स्कूल में ब्रैड की दोस्ती एक खुशमिजाज छोटी लड़की हीदर से हो जाती है। वो क्लास की सबसे होशियार लड़की है, लेकिन ब्रैड को उसकी दयालुता ज्यादा भाती है। जब दूसरे बच्चे ब्रैड का मजाक उड़ाते हैं तो हीदर उनको चुप करा देती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रैड की क्लास में नहीं रखना चाहते, क्योंकि ब्रैड की कोई डिसेबिलिटी है। स्कूल इसे मंजूर कर लेता है, लेकिन ब्रैड से कहा जाता है। एक दोपहर स्कूल के बाद हीदर कहती है कि उसकी बाल झड़ने लगी है। उसकी माँ बताती है कि वह बच्चे कैंसर से पीड़ित है और कीमोथेरेपी करा रही है, फिर भी उसके बचने की उम्मीदें बहुत कम है। यह खबर ब्रैड को अंदर तक हिला देती है। माँ यह भी कहती है कि हीदर अब स्कूल आने का बेसब्री से इंतजार करती है। ब्रैड ही अब वह अकेला इंसान है जो उसके जीवन के आखिरी कुछ महीनों में उसे खुश रखता है। यह खबर ब्रैड को मिले जुले एहसास से भर देती है। कुछ हफ्ते बाद ब्रैड चला जाता है। मास्टर डिग्री की परीक्षा देने जाना था, लेकिन जैसा वादा किया गया था उसे प्राइवेट रूम नहीं दिया गया। वो प्रशासन से बात करता है, पर वे उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। जब वो घबरा जाता है तो नॉर्मन उसकी मदद को आता है और प्रशासन को मुकदमा करने की धमकी देता है। आखिरकार वे मान जाते हैं कि उसे प्राइवेट में परीक्षा देनी दी जाए। यह घटना पिता और बेटे के बीच एक खास संबंध बनाने वाला पल साबित होती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी और ब्रैड थैंक्सगिविंग पर उसकी माँ के घर जाते हैं। जब वह अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर खुश होती है, ब्रैड खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाता। ब्रैड नैन्सी को अलग लेकर जाता है और पहली बार उससे अपना प्यार जताता है। धीरे धीरे हीदर स्कूल आना बंद कर देती है। उसके क्लासमेट्स उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड भेजते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें वो खबर मिलती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा डर था, हीदर की मौत। हीदर के अंतिम संस्कार में ब्रैड खुद को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो समारोह में खलल डाल देगा। लेकिन हीदर की माँ उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी बेटी के सबसे अंधेरे दिनों में उसकी रोशनी बनी और उसे अंदर आने के लिए बुलाती है। कुछ महीनों बाद ब्रैड की जिंदगी आराम से चल रही होती है। प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड, अपने पिता के साथ अच्छा रिश्ता और एक ऐसा काम जिसे वह दिल से करता है। फिर एक दिन उसे स्कूल की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उसे सैली मे का पहला टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलने वाला है। कार्यक्रम की रात ब्रैड एक दिल छू लेने वाली स्पीच देता है जिसे सब पसंद करते हैं। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि हमें कभी भी किसी बाधा को अपने सपनों को पूरा करने से रोकने नहीं देना चाहिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमिस्टिक अनवेल्ड को के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।